आज हम एमकॉम फाइनल एबीएसटी कंपल्सरी पेपर 5th एडवांस्ड अकाउंटिंग के इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। कल के वीडियो में हमने अंश पूंजी में कमी की या कटौती किस तरह से की जाती है, इसके दो मेथड हमने किए थे। तीसरा तरीका जो है अंश पूंजी में कटौती का और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है खोई हुई पूंजी को रद्द करना। इसको हम पहले खोई हुई पूंजी से क्या मतलब है इस चीज को समझेंगे। कंपनी के पास जब बहुत सारी हानियां इकट्ठी हो गई हैं, पिछले कई सालों की हानियां संचित हो गई हैं चिट्ठे के, जो कि संपत्ति पक्ष में दिखाई जाती हैं, या फिर कंपनी के जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस से क्या मतलब है कि ऐसे खर्चे जो कि हम अभी तक पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं कर पाए हैं, कुछ हिस्सा राइट ऑफ कर पाए हैं या बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं, और वो खर्चे क्योंकि राइट ऑफ नहीं हुए हैं इसलिए अभी तक उनका डेबिट बैलेंस पड़ा है और चिट्ठे के दिन हम उसको बैलेंस शीट की संपत्ति पक्ष में डेबिट बैलेंस होने के कारण दिखा रहे हैं। तो इस तरह के खर्चे में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर शेयर्स, या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इस तरह के आइटम हो सकते हैं जो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ये भी एक तरह के खर्चे हैं, संपत्ति नहीं है। तीसरा गुडविल। गुडविल जो है अपने आप में संपत्ति है, लेकिन जब एक तरफ बिजनेस लॉस में चल रहा है काफी समय से, तो गुडविल चाहे हम उसको पुस्तकों में दिखा रहे हैं पर उसकी वैल्यू नील हो चुकी होती है, गुडविल समाप्त हो चुकी होती है, तो वो भी एक तरह का हमारा लॉस है। इसके अलावा जो और संपत्तियां हमने पुस्तकों में दिखाई गई हैं, चिट्ठे में हमने दिखा रखी हैं, वो भी यदि उनके जो आज की डेट में उचित मूल्य है उससे ज्यादा मूल्य पर यदि दिखाई हुई हैं, तो ये भी एक तरह से हमारे लिए हानि है। तो ये सारी ही चीजें कंपनी के चिट्ठे में एसेट साइड में दिखाई जा रही है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे लिए कोई संपत्ति नहीं है। तो इस तरह की चीज जो दिखाई जा रही है, ये सारे आइटम यदि पुस्तकों में दिखाए जा रहे हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो हम इसके लिए ये कहेंगे कि इस अमाउंट के बराबर हमारी कैपिटल लॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि एक्चुअल में इनमें से एक भी हमारे पास संपत्ति नहीं है, केवल डेबिट बैलेंस होने के कारण हम उसको दिखा रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में संपत्ति नहीं है। तो ये कैपिटल लॉस्ट का मतलब है। तो यदि इस तरह की कैपिटल लॉस्ट इनमें से सब रूपों में या किसी एक या दो रूप में किसी कंपनी के बैलेंस शीट में शो हो रही है, तो ये कंपनी की खोई हुई पूंजी कहलाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ हम पूंजी में कमी या कटौती को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस खोई हुई पूंजी को कंपनी को पूंजी में कमी करके राइट ऑफ करना होगा। तो इस तरह की खोई हुई पूंजी को राइट ऑफ करने के लिए कंपनी पूंजी में कमी का एक कार्यक्रम तैयार करती है। ये कार्यक्रम क्या है, पूंजी में कमी का कार्यक्रम किस तरह से तैयार किया जाता है और ये किस तरह से लागू होता है, एक्चुअल में इस प्रोग्राम या कार्यक्रम के द्वारा कंपनी ये करती है कि कंपनी के जो भी अंशधारी हैं, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं या वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनसे कुछ हिस्सा उनकी पूंजी का त्याग करवाती है। इसी तरह से कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, लेनदार हो सकते हैं, उनसे भी कुछ हिस्सा वो त्याग करवाती है, और इस तरह से जो रकम इकट्ठी होती है फिर उससे कंपनी की हानियों को राइट ऑफ किया जाता है, और इस तरह से कंपनी को जो लॉस्ट कैपिटल है उसको राइट ऑफ करके एक नॉर्मल स्थिति में लाने की कोशिश की जाती है। तो ये पूंजी में कमी कार्यक्रम किस तरह से कार्य करता है, तो इसकी पहले थोड़ा सा हम प्रोसेस समझेंगे, उसके बाद इसकी लेखांकन प्रविष्टियां किस तरह से की जाती हैं हम उस पर आएंगे।
तो पहले इसकी थोड़ी-सी प्रोसेस समझिए कि ये कार्यक्रम कैसे बनाया जाता है और हम फिर इसको कैसे फ़ॉलो करते हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए कंपनी क्या करती है कि एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के नाम से पूँजी में कमी का खाता, कैपिटल रिडक्शन जिसको शॉर्ट में हम सीआर अकाउंट भी कह सकते हैं, ये खाता खोला जाता है। अब कंपनी क्या करती है, जिन-जिन से भी वो जितना त्याग करवा रही है, जैसे अंशधारियों से पूर्वाधिकार है या इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, लेनदार हैं, डिवेंचर होल्डर्स हैं, इन सब से जो-जो त्याग करवाया जाता है, वो त्याग वाला हिस्सा इस कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया जाता है। इसके अलावा यदि कंपनी के पास में कोई भी संचय वगैरह पड़े हैं किसी भी नाम से, रिज़र्व है, कोई भी जनरल रिज़र्व या अन्य कोई रिज़र्व, तो उसको भी इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डाल दिया जाता है। इस तरह से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जब कुछ अमाउंट हमारे पास आ जाती है, तो कंपनी की जो हानियाँ इकट्ठी हो गई हैं, उनको इस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के माध्यम से राइट ऑफ किया जाता है। तो ये एक तरीका है कि कैपिटल रिडक्शन जो कार्यक्रम है, उसमें कंपनी किस तरह से अपनी खोई हुई पूँजी को रद्द करती है और कैसे अपने आप को वापस से नॉर्मल स्थिति में लाती है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस को जब हम करते हैं तो पुस्तकों में हम प्रविष्टियाँ किस तरह से करेंगे, इसको आप देखिए। तो सबसे पहले जो है हम ये करेंगे कि पूर्वाधिकार अंश और इक्विटी अंश। तो पूंजी कमी कार्यक्रम के तहत लेखा प्रविष्टियां हम किस तरह से करेंगे? तो देखिए सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारी और इक्विटी अंशधारियों से जितना भी त्याग करवाया जाता है, तो उसके संबंध में हम क्या एंट्री करते हैं? जो पुरानी शेयर कैपिटल है, उसको हम डेबिट करेंगे पूरी अमाउंट से और अब जो नई शेयर कैपिटल जितने मूल्य की हमें रखनी है, उसको हम क्रेडिट करेंगे और जो डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस कौन-सा है? जो हमने उनसे त्याग करवाया है। जितनी पूंजी में उनकी हमने कमी की करके त्याग करवाया है, तो वो हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट कर दें। तो हमें पुराने मूल्य वाली इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी है, उसको डेबिट करना है। नए मूल्य वाली जो इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, उसको क्रेडिट करना है और जितना त्याग करवाया गया है, उस मूल्य के बराबर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके कैपिटल रिडक्शन में हमें अमाउंट डालनी है। इसके बाद में दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यदि अंकित मूल्य में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो जितनी राशि से पूंजी कम कर रहे हैं, हम उसी की प्रविष्टि करेंगे। यानी फर्स्ट में तो हमने अंकित मूल्य में चेंज किया। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि कंपनी अंकित मूल्य में तो कोई चेंज नहीं कर रही है, केवल पूंजी में कमी ही कर रही है। अंकित मूल्य जितना पहले था उतना ही अभी भी है, तो हम क्या प्रविष्टि करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर करेंगे। अब यहाँ पे इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे। और जितना हम पूंजी में कमी कर रहे हैं, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कर। तो यहाँ पर भी जितना हमने पूंजी में कमी की उतनी के बराबर अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में आ जाए। तीसरा इसमें यह हो सकता है कि यदि अंशों के अंकित मूल्य में तो परिवर्तन हो, लेकिन नया अंश वो अंशतः चुकता हो, पार्टली पेड अप ही हो, हमने उसको फुल्ली पेड अप नहीं किया हो, तो उस सिचुएशन में भी हम जो पुराना शेयर है उसका जो अंकित मूल्य है, उस इक्विटी शेयर कैपिटल को तो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे और जो नया अंश है, मान लो पुराना शेयर 10 रुपए का था और अब नया अंश हम 5 रुपए का जारी कर रहे हैं, तो हम इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 5 रुपए वाले शेयर के नाम से क्रेडिट कर दें। लेकिन सिचुएशन यहाँ पे क्या है कि हम उसको पार्टली पेड अप कर रहे हैं। जैसे 5 रुपए वाला नया शेयर हम जारी कर रहे हैं, लेकिन हम उसको 3 रुपए ही पेड अप मान रहे हैं, 2 रुपए अभी बाकी मान रहे हैं।
तो जो 2 रुपए हैं वो हम टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डालें, क्योंकि हम जो शेयर दे रहे हैं वो तो हम 5 रुपए के नाम से ही दे रहे हैं, लेकिन उसको हम पार्टली पेड अप ही मान रहे हैं। तो वो 2 रुपए जो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जो हमने एग्जांपल लिया कि पुराना शेयर 10 रुपए का है, तो हम जो शेयर कैपिटल डेबिट कर रहे हैं उसको 10 रुपए से करेंगे। फिर टू जो शेयर कैपिटल कर रहे हैं, जो नई शेयर कैपिटल है वो 5 रुपए वाली है, तो वो 5 रुपए वाली शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे, लेकिन उसमें अमाउंट कितनी लिखेंगे, क्योंकि हम उसको पार्टली पेड अप मान रहे हैं तो 3 रुपए लिखेंगे। और टू कैपिटल रिडक्शन, तो अब कैपिटल रिडक्शन में कितनी अमाउंट आएगी, एक तो हमने 10 रुपए वाले को 5 रुपए में कन्वर्ट कर दिया तो 5 रुपए तो वो त्याग हो गया। दूसरा, क्योंकि 5 रुपए वाले शेयर को भी हम 3 रुपए ही पार्टली पेड अप मान रहे हैं, तो 2 रुपए और हो गया, तो 5 + 2 कैपिटल रिडक्शन को यहाँ पर हम 7 रुपीज से क्रेडिट करेंगे। तो एक तो इस तरह से त्याग करवाया जा सकता है शेयर होल्डर से। दूसरा तरीका ये है कि जब अंशों पर प्रदत्त राशि को घटा दिया जाए, पेड अप जो अमाउंट है उसको कम कर दिया जाए। अंकित मूल्य में कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल पेड अप अमाउंट को कम किया जा रहा है। तो उस सिचुएशन में हम क्या एंट्री करेंगे, जो भी प्रेफरेंस या इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको हम डेबिट करेंगे टू कैपिटल रिडक्शन। जितनी हम पेड अप अमाउंट को कम कर रहे हैं, जितने रुपए से, वो कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगी। तो ये तो हुआ यदि हम इक्विटी शेयर होल्डर से किसी तरीके से त्याग करवाते हैं, तो वो अलग अलग सिचुएशन में हम इस तरह से एंट्री करेंगे। दूसरा, हम लेनदार और ऋण पत्रधारियों से भी त्याग करवा सकते हैं। यदि उनसे हम त्याग करवाते हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर, डिबेंचर्स अकाउंट डीआर, टू कैपिटल रिडक्शन। जितने जितने मूल्य का त्याग करवाया है, जितना क्रेडिटर्स से करवाया है वो उनके सामने लिख देंगे, जितना डिबेंचर्स से करवाया है डिबेंचर्स के सामने, और टू कैपिटल रिडक्शन, उतनी अमाउंट कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगी। उसके बाद कंपनी के पुस्तकों में, बैलेंस शीट में यदि कोई भी रिजर्व्स वगैरह पड़े हैं, जनरल रिजर्व के रूप में हो सकते हैं और कोई रिजर्व के नाम से खाता हो सकता है, तो जो भी बैलेंस शीट में रिजर्व खाते पड़े हैं, फंड्स पड़े हैं, उन सबको भी हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो ये क्वेश्चन में आपको कहा जाए या नहीं कहा जाए, ये एंट्री आपको अपने आप से करनी है। बैलेंस शीट देखनी है कि उसमें कौन कौन से रिजर्व पड़े हैं, और ये इम्प्लाइड ही है कि यदि हम ये कैपिटल रिडक्शन स्कीम लागू कर रहे हैं, सबसे त्याग करवा रहे हैं, तो इस तरह से जो भी संचय उस डेट को पड़ा होगा वो हमें कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करना ही है। तो हम एंट्री कर देंगे जनरल रिजर्व या एनी अदर रिजर्व, पर्टिकुलर नेम आप उसका डाल देंगे और उसको डेबिट कर देंगे टू कैपिटल रिडक्शन, और उसकी पूरी अमाउंट जो कैपिटल रिडक्शन में आ जाएगी। इसके अलावा यदि कोई संपत्ति है उसका पुनर्मूल्यांकन हम करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, ज्यादा है, जितने मूल्य पर हमने दिखा रखी है उसकी तुलना में संपत्ति का मूल्य ज्यादा है, तो वो भी हमारे लिए एक तरह से लाभ है, तो उसको भी हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर देंगे। इसके लिए हम एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन। तो इस तरह से यहाँ तक हमने जहां जहां से भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो सकते थे, उन सबको हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में इकट्ठा करते गए। तो यहाँ तक जो हमने एंट्री की कैपिटल रिडक्शन में, हमारे पास एक अमाउंट इकट्ठी हो गई। अब ये हमने क्यों इकट्ठी करी थी, क्योंकि हमें कंपनी की जितनी भी हानियां हैं उनको राइट ऑफ करना है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आती है उसमें हमारे पास जो जो भी हानियां इकट्ठी हैं कंपनी की, उन सबको कैपिटल रिडक्शन के माध्यम से राइट ऑफ करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट एंट्री इसके बाद में हम करेंगे, अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे, और जिन जिन लॉसेस को हमें राइट ऑफ करना है उन सबको हम क्रेडिट करेंगे
सबको अलग अलग नाम से। तो जैसे एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर टू स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, जो पिछले लॉसेज पड़े हैं पी&एल में, पी&एल का डेबिट बैलेंस है, तो वो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे तो वो राइट ऑफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह से यदि टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर करेंगे तो ये भी हम चिट्ठे में यदि दिखा रखा है हमने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, तो लॉस है हमारा एक तरह का, इसको भी राइट ऑफ कर देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं तो उनको भी क्रेडिट करके राइट ऑफ कर देंगे। इसी तरह से यदि पुस्तकों में गुडविल है तो गुडविल को भी राइट ऑफ करेंगे क्रेडिट करके। पेटेंट है और कोई इस तरह की अदृश्य संपत्ति है तो उसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे। इनके अलावा और कोई संपत्ति है जिसको हमने एक्चुअल में वैल्यू कम है और पुस्तकों में ज्यादा मूल्य दिखाया हुआ है, तो वो भी हमें उसको भी एक्चुअल मूल्य पे लाना पड़ेगा, तो उसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो उस एसेट को भी हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे पर्टिकुलर नेम से, जो भी संपत्ति है फर्नीचर बिल्डिंग व्हाटएवर, उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से पहले हमने कैपिटल रिडक्शन में अमाउंट इकट्ठी की और फिर उस अमाउंट को हमने किस काम में लिया, सभी हानियों को राइट ऑफ कर। उसके बाद कई बार ये भी होता है कि हम फ्यूचर में हमें लगता है कोई दायित्व उत्पन्न हो सकता है, तो उसके लिए भी हम प्रोविजन बना सकते हैं। यदि ऐसा कर रही है कंपनी तो उसके लिए हम क्या प्रविष्टि करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर टू कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे उस लाइबिलिटी के लिए एक तरह से हमने रिजर्व बना लिया है, प्रोविजन बना लिया है, तो ये एंट्री कर देंगे। इन सबको राइट ऑफ करने के बाद हम ये देखेंगे कि अब कैपिटल रिडक्शन में कितना बैलेंस बचा है। या तो पूरा यूज हो गया, वो कोई बैलेंस नहीं बचा, ठीक है, लेकिन यदि उसमें अभी भी कुछ बैलेंस बचा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि उस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के बचे हुए बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। उसके लिए एंट्री आपको क्या करनी है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। अब ये एंट्री भी आपको अपने आप करनी है, क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगी, लेकिन ये आपको अपने आप देखना है कि यदि कोई बैलेंस बच रहा है तो उसको कैपिटल रिडक्शन में नहीं छोड़ेंगे, हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरह से ये सारी एंट्रीज की जाएंगी। इसमें जो लास्ट वाली 3 एंट्री हैं, 6th 7th और 8th, उसको हम कंबाइंड करके भी कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग करने से हमें थोड़ा ध्यान रहेगा स्टेप बाय स्टेप, और जब आपको इन सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाती है उसके बाद आप इसको कंबाइंड करके भी कर सकते हो। अब उसके अलावा क्वेश्चन में यदि और कुछ सिचुएशन भी आपको दे रखी हो कि जैसे नए अंश निर्गमित किए जाने हैं या अंशों पर मांग राशि फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल मंगवाई जानी है या कोई नई संपत्ति खरीदी जानी है, तो उन सब की जो एंट्रीज हैं वो जो नॉर्मली एंट्रीज आप लोग करते हैं वही आपको करनी है, उसमें कुछ नया या अलग से नहीं है। तो मेन चीज इसमें यही है कैपिटल रिडक्शन स्कीम में कि आपको ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट खोलना है और उसके माध्यम से सारी एंट्रीज करना।